हेलो एंड वेलकम टू द सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यू वाचिंग द बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन सीरीज। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था 2018 का पेपर 1 और उसका सेक्शन बी में हमने देखा था 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। ओके, फिर से देख लेते हैं। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। एक बार हिंदी में फिर से रिपीट करूंगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर, तो आंसर में हमारा क्या होना चाहिए? आंसर में सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड चीज़ वो ये पूछ रहा है आपसे कि इसके आधार पर, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को आप बताइए। 2 बातें हमें क्लियर करनी है आंसर में। पहला करना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, और दूसरा हमें एक्सप्लेन करना है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, एक ज्योग्राफी के काफ़ी बड़े राइटर रहे हैं और एक इतिहासकार भी रहे हैं जिनका नाम था वैगनर। ठीक है, इनका मानना था कि आज के सभी महाद्वीप पहले एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज हम जो महाद्वीप देखते हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, इस टाइप से हम देखते हैं, वो इस टाइप से नहीं थे, वो सभी एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। ठीक है, यह महाद्वीप एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, यानी कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप था और चारों तरफ पानी ही पानी था। ठीक है, उन्होंने इस बड़े महाद्वीप का नाम दिया था पेंजिया। जो स्थल भाग था उसका नाम दिया था उन्होंने पेंजिया, जिसका अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। और विशाल महासागर को उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा, जिसका अर्थ था जल ही जल। यानी कि सिर्फ पृथ्वी पर 2 ही भाग हुआ करते थे, एक तो स्थल भाग जिसका नाम था पेंजिया, जिसका नाम पेंजिया दिया था, और दूसरा भाग था पानी, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी, जिसका नाम दिया था इन्होंने पैंथालासा। ओके, देखिए वैगनर के अनुसार आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप यानी कि पेंजिया, जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया था, का विभाजन आरंभ हुआ था। यानी कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप यानी कि 2 बड़े महाद्वीप भूखंडों या फिर पिंडों में विभक्त हुआ, यानी कि वो टूटा, 2 भागों में टूटा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जिसका उत्तरी भाग जो था वो लारेशिया कहलाया और जो दक्षिणी भाग जो था इसका वो गोंडवाना कहलाया। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में ये विभक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो ये था वैगनर की थियरी। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, इसके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, ठीक है, अब देखो स्थल मंडल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्थल मंडल का मतलब है ऊपरी परपटी, यानी कि ऊपरी परत पृथ्वी की, और साथ ही साथ में मेंटल। ऊपरी परत और मेंटल को शामिल किया जाता है किसमें? स्थल मंडल में। ठीक है, जिसकी मोटाई अपनी अपनी जगह अलग होती है। जैसे महासागरों में 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर की मोटाई को स्थल मंडल कहा जाता है, और साथ ही साथ महाद्वीपों पर
200 किलोमीटर तक लगभग, है ना, वाली परत को स्थलमंडल के रूप में जानते हैं। तो ये जो था, यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। जैसा कि हमने पढ़ा था, वैगनर ने कहा था कि सबसे पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और आसपास सागर था, पानी था, ठीक है। लेकिन वो 2 भागों में टूटा और फिर वो 2 भाग भी कई भागों में टूट गए। उसके बाद ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है, यानी कि जो मुख्य प्लेटें हैं वो 7 हैं और छोटी मोटी जो प्लेटें हैं वो कई सारी हैं। देखिए, मुख्य प्लेटों में आपने पढ़ा होगा, जैसे सबसे पहली हमारी अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, है ना, और कुछ छोटी मोटी प्लेटें भी इसमें शामिल की गई हैं। तो इस टाइप से हमने जाना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। यानी कि फिर से रिपीट कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल मुख्य 7 भागों में बटा हुआ है, यानी कि ये मुख्य 7 प्लेटों पर आधारित है और बाकी कुछ छोटी मोटी प्लेटें भी हैं। यानी कि इस थ्योरी को कहते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो गाइस, समझा थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे, क्योंकि वो पूछ रहा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को हमने समझ लिया है। अब इसी के आधार पर हिमालय पर्वत का ओरिजिन कैसे हुआ था हम ये जान लेते हैं। ओके, देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भारत एक बृहद द्वीप था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। यानी कि जो स्थिति हमारे भारत की आज हमें देखने को मिलती है, वो स्थिति आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले भारत की नहीं हुआ करती थी। भारत का जो क्षेत्र था वो ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, यानी कि दक्षिण में वो ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे था, ठीक है। वहाँ पर वो स्थिति इसकी 7 करोड़ वर्ष पहले भारत की हुआ करती थी। यानी कि भारतीय महाद्वीप जो था, इसकी स्थिति वहाँ पर हुआ करती थी। आज से लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था, ठीक है। यानी कि आज का एशिया जो हम देखते हैं वहाँ पर, और हम भारत अपना देखते हैं, वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था और ऊपर था लॉरेशिया और नीचे थी हमारी भारतीय प्लेट, जो धीरे धीरे उत्तर की तरफ उसने खिसकना शुरू किया था, ठीक है। देखिए, पेंजिया का विभाजन हुआ और भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, भारतीय प्लेट जो थी, ठीक है, देखो हम जब प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं और डेप्थ में जब हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें और हम डीपली समझेंगे। यानी कि जो प्लेट्स जो हैं उनमें गति अभी कंटिन्यू है, ठीक है, वो गति अभी भी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं खिसकना उनका अभी भी जारी है। तो हमारी जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की तरफ खिसक रही है, ठीक है, उत्तर की तरफ खिसक रही है। और जैसा कि हमने जाना 7 करोड़ वर्ष पहले ये दक्षिण में हुआ करती थी, लेकिन ये उत्तर की तरफ खिसक रही है। तो खिसकते खिसकते ये एशिया से आकर टकराई, यानी कि लॉरेशिया से टकराई। और हमने जाना कि लॉरेशिया के बीच में टेथिस सागर भी हुआ करता था, ठीक है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। यानी कि जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति जो थी वो आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था, ठीक है। और इन प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था, ठीक है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस टाइप से हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति को हम मुख्य 4 फेज में हम देखते हैं, यानी कि 4 चरणों में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे सबसे पहला चरण था, यानी कि जब भारतीय महाद्वीप लॉरेशिया से टकराया और बीच में था टेथिस सागर, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये टकराया तो परतदार चट्टानों का बनना, यानी कि परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ,
किस जगह पर, यानी कि जो भारतीय महाद्वीप और एशिया जो है, यानी कि उसके बीच में जो टैथिस सागर का जो स्थान है, यानी कि जो जगह है, वहाँ पर परतदार चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया। ये तो हमारा फेज 1। ठीक है, फेज 2 में क्या हुआ, चरण दूसरा। दूसरे चरण में जिसको हम आज मध्य और लघु हिमालय पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका निर्माण हुआ फेज 2 में। यानी कि जो मध्य हिमालय और लघु हिमालय आज के टाइम पर जब हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, उसका निर्माण सेकंड फेज में हुआ था। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज में, तो वो थर्ड फेज में हिमालय की ऊंचाई थोड़ी सी और बढ़ गई थी, यानी कि हिमालय की ऊंचाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। ये था हमारा हिमालय का तीसरा चरण। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट फेज था, वो था चौथा चरण। इसमें क्या था, टैथिस सागर पूरी तरह से विलीन हो गया और हिमालय का निर्माण हो गया। यानी कि चौथे फेज में क्या था, जब चौथी बार वो टकराया हमारा भारतीय महाद्वीप लारेशिया से, तो टैथिस सागर जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया और वहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमने जाना इस टाइप से कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही साथ में हमने जाना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आंसर देखो ज्योग्राफी का है तो हमें आंसर इसका इस टाइप से ही करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं गाइस, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको पेन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं तो पेन के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन कराने होते हैं, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं करा पा रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा पाऊँगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं। दो बातें वो आपसे इसमें पूछ रहा है। सबसे पहली बात वो पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है, यानी कि जो सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है कुओं और नलकूपों द्वारा, वो मध्य प्रदेश में किस एरिया में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि वो किस किस एरिया में हुआ है। उसके बाद फिर वो सेकंड ये पूछ रहा है कि इसके क्या कारण है, इसके रीजंस क्या हैं। देखो हर किसी कारण के पीछे एक कारण होता है ना। तो ये हम जब बुद्धिज्म की थियरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये दे रखा है। तो बात तो वही है, कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, हम इसको देख लेते हैं। देखो मानसून जलवायु के कारण कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम वर्षा हो जाती है। इस टाइप की सिचुएशन हमारे, क्योंकि हमारे एमपी का मानसून भी एक तरह से जलवायु मानसूनी है ना, इसलिए कुआं एवं नलकूपों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में सिंचाई का सर्वाधिक प्रतिशत जो है, लगभग 66% जो है वो कुआं और नलकूपों से होता है। ठीक है, तो एक बड़ा जो सिंचाई का जो क्षेत्र है वो किससे कवर होता है, वो होता है हमारा कुआं एवं नलकूपों के द्वारा। ठीक है, उसके पश्चात नहरों और तालाबों का नाम आता है। साथ ही साथ में फिर कुआं द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी कि जो कुआं और नलकूपों, कुआं के द्वारा जो सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा वो होती है पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, और तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है बालाघाट, सिवनी, है ना। इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो तालाबों द्वारा होती है। तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम इस टाइप से फीड कर सकते हैं कि कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में होता है। तो हम इस प्रकार से बता पाएंगे कि पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर कुओं का एक तरह से सर्वाधिक सिंचाई होती है, कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट के बारे में। देखिए बॉडी पार्ट के बारे में वो पूछ रहा है कि इसके कारण क्या है, इसके रीजंस क्या हैं। एक एक करके रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण क्या है, जलवायु मानसून। देखिए जब हम, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, जब हम मानसून की बात करते हैं तो देखो भारत की तरह ही प्रदेश में कर्क रेखा से, है ना,
कर्क रेखा होकर गुजरती है बीच से, और जो ऊपर वाला भाग जो है ना, वो है समशीतोष्ण, और नीचे का जो भाग है हमारे मध्य प्रदेश का वो है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो भारत के समान ही मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु तकरीबन 21 जून से, है ना, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो शुरू हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु भी तकरीबन 15 मार्च से स्टार्ट हो जाती है, और शीत ऋतु जनवरी से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने जलवायु मानसून हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असमान वर्षा। ये क्या है, देखो मध्य जून से सितंबर तक प्रदेश में, ठीक है, वर्षा ऋतु रहती है, और प्रदेश में औसतन वर्षा जो होती है वो 70 से 110 सेंटीमीटर तक तकरीबन मानी जाती है। ठीक है, वर्षा का वितरण असमान है। देखो वर्षा का वितरण असमान कैसे है, यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, यानी कि मध्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां पर तकरीबन 150 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल पचमढ़ी, होशंगाबाद, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जबकि पश्चिमी एरिया में, यानी कि पश्चिमी रीजन जो है वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल नीमच, मंदसौर में वार्षिक औसत जो है वर्षा का वो लगभग 75 सेंटीमीटर के लगभग माना जाता है। तो इस प्रकार की कुछ सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदियों पर निर्भरता। देखिए इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। असमान वर्षा, देखो कहीं कहीं जैसे पचमढ़ी जैसे एरिया है वहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, और भिंड जैसा इलाका है वहाँ पर लगभग हमें 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो वार्षिक यानी कि जो वर्षा जो है वो उसका वितरण जो है हमारे मध्य प्रदेश में असमान है, जैसे कि भारत में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नदियों पर निर्भरता। देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा को भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी का गौरव प्राप्त है। ठीक है, और इस नदी पर कई सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरदार सरोवर। देखिए सरदार सरोवर आपको पता होगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, तक ये कवर करती है, इतने राज्यों को ये कवर करती है, और बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी टाइप से इंदिरा सागर परियोजना, है ना, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, है ना, इन रीजन के लिए, ये जो रीजन है यहाँ पर जो कृषि होती है उसका पानी सप्लाई यहाँ पर इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, इस टाइप की परियोजनाओं के बारे में ये सब हमने जाना, यानी कि नदियों पर निर्भरता है। मध्य प्रदेश की कृषि की जो निर्भरता है सबसे ज़्यादा वो नदियों पर निर्भरता है, और आपको पता होगा कि सरकार पूरा प्रयास भी कर रही है नदियाँ जोड़ो परियोजना के थ्रू कि नदियों को जोड़ा जाए, और जहाँ जहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए वहाँ पर किसानों को पानी की सप्लाई की जाए, ताकि किसानों की जो सिंचाई को लेकर पानी की समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सके। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा नदियों पर निर्भरता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई की अपर्याप्तता। देखो हमने अभी बात की नदियों पर निर्भरता, जब नदियों पर निर्भरता है तो सिंचाई की अपर्याप्तता भी किसानों को महसूस होती है, यानी कि कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा जो है उसका वितरण जो है वो असमान है, और उसके कारण वहाँ पर पानी किसानों को जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, और उसको लेकर किसानों को पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंचाई की अपर्याप्तता भी देखी जाती है। इसी अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई नदियों को जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, ताकि किसानों को हर जगह पानी उपलब्ध हो सके कृषि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण का अभाव। आधुनिकीकरण का अभाव, देखिए टेक्नोलॉजी का अभाव है, और मध्य प्रदेश के बारे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ की इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अच्छे राज्यों में यानी कि जो विकसित राज्य हैं, है ना, उनमें अभी मध्य प्रदेश की गिनती नहीं आती है।
तो यहाँ पर आधुनिकता की भी कमी हमें देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी नए नए इन्वेंशंस की कमी हमें देखने को मिलती है, तो इसका भी एक अभाव है। तो बेहतर है हमें आधुनिकीकरण की तरफ कदम रखने की, हम कृषि में नई नई एक तरह से नई नई टेक्नोलॉजी हम लेकर आएँ ताकि किसानों को उससे फ़ायदा हो। देखिए, किसानों को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है, तभी हम आधुनिकीकरण को एक तरह से अपना पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो किसान हैं वो अशिक्षित हैं, तो अशिक्षित के कारण वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता कर पाते, उनको पता ही नहीं होता है किस मिट्टी में कौन सी फसल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, आधुनिकीकरण का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर मॉडल की कमी। देखिए, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाने की आवश्यकता है। एक्चुअल में देखिए, प्लानिंग्स तो बनती हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बेहतर मॉडल की हमें एक सख्त ज़रूरत है और उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप से हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, बेहतर मॉडल की कमी, यानी कि इच्छा शक्ति भी दिखाने की ज़रूरत है राजनेताओं को। क्योंकि देखो, प्लानिंग्स तो बनती हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ज़रूरत है कि कोई ऐसी प्लानिंग बने और वो किसानों के लिए जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी हो। तो इस प्रकार से ये जो कुछ रीजन्स हैं, एक एक करके हमने पॉइंट सारे के सारे डिस्कस किए। ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर सिंचाई जो होती है वो कुओं एवं नलकूपों के कारण होती है। यानी कि वहाँ पर जलवायु मानसून है तो उसकी वजह से वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता है, असमान वितरण वर्षा का वितरण है, यानी कि बारिश ठीक से नहीं हो पाती है, नदियों पर निर्भरता है लोगों की, सिंचाई की अपर्याप्तता और आधुनिकीकरण का भी अभाव है, यानी कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर है ये रीजन। तो इसके कारण यहाँ पर कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा, उसके बाद हमने देखा बॉडी पार्ट के बारे में। कंक्लूजन आप इसको एक बैलेंस करके लिख सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन में आप ये भी ऐड कर सकते हैं जैसे भारत सरकार द्वारा या फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नदी जोड़ों पर योजनाओं पर काम किया जा रहा है, साथ ही साथ अच्छी प्लानिंग्स भी की जा रही हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इस पर हमें जल्दी से जल्दी हमें एक बेहतर मॉडल को इस्टेब्लिश करना है ना। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस कंक्लूजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों डिस्कस किए। होप आपको क्लियर हुआ होगा और आगे ही हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, हमारी सीरीज इस प्रकार से ही चलती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपनी कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।